ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स आपका जो हार्ट लाइन है, सब हार्ट लाइन हमारा हार्ट सबको पता है लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। चोट जिस हाथ में लगी है पैर में लगी है उसको हार्ट लाइन से ऊपर रखा जाए, ठीक है। आपने क्या करना है, इनके हाथ में चोट लगी है, हार्ट की लाइन ये है, इससे अगर ऊपर रखेंगे आप तो ब्लड धीरे धीरे बहना कम हो जाएगा, ठीक है। पहला तरीका क्या था, डायरेक्ट प्रेशर। जहां पे चोट लगी है वहीं पे साफ कपड़े की मदद से प्रेशर अप्लाई करना है। दूसरा क्या तरीका बोला, एलिवेशन। एलिवेशन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हार्ट लाइन, ठीक है। जो इनकी हार्ट लाइन है उससे हार्ट को, हाँ, जहां पे जो पार्ट में चोट लगी है उसको एलिवेशन देना है। थर्ड पार्ट होता है ब्लड कंट्रोल करने का, डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना। प्रेशर पॉइंट, प्रेशर पॉइंट मीन्स जो भी आपकी नब्ज है शरीर में, आप 4-5 जगह पे अपनी नब्ज को देख सकते हो। जैसे यहाँ पे एक नब्ज चलती है, ठीक है, इसको देखते हैं। एक यहाँ पे चलती है हाथ के पास में, ठीक है। ऐसे ही एक इधर होती है और एक यहाँ पे पैरों पे चलती है। 4-5 पॉइंट होते हैं जहाँ पे आप अपनी नब्ज को क्लियरली देख सकते हो। एक यहाँ पे भी होती है, रेडियल पल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। अब मान लीजिए इनकी यहाँ पे चोट लगी है, ठीक है, तो इसको, मुझे इनका ब्लड कंट्रोल नहीं हो रहा, मैंने सारे तरीके अपना के देख लिए, एलिवेट भी कर दिया, डायरेक्ट प्रेशर भी अप्लाई कर दिया, नहीं हो रहा। फिर क्या करोगे आप, इनके प्रेशर पॉइंट को खोजोगे, इनकी नब्ज को ढूंढोगे, जहां पे भी नब्ज मिलती है उसको प्रेस करना है, ठीक है, वो उसको बोलेंगे प्रेशर पॉइंट। वैसा करने से ब्लड धीरे धीरे बहना बंद हो जाएगा, ठीक है। ब्लड कंट्रोल करने के कितने तरीके मैंने बताया आपको, पहला कौन सा था, डायरेक्ट प्रेशर। दूसरा कौन सा बताया, एलिवेशन। और थर्ड प्रेशर पॉइंट, ठीक है। क्लियर है, चलिए अभी कुछ चीजों के को आपकी नॉर्मल पीएसटी बताएंगे उसको। सबसे पहले मान लीजिए किसी को सर में चोट लग गई, ठीक है, उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। किसी के सर में चोट लग गई है और काफी सारा खून निकल रहा है, ठीक है। ऐसी कंडीशन है कि हॉस्पिटल काफी दूर है और अगर आप इनको हॉस्पिटल लेके जाओगे तब भी काफी टाइम लगेगा, और अगर हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आ रही है तब भी उसको काफी टाइम लगेगा। उसी कंडीशन में क्या करोगे आप, इनको ऐसे ही ब्लड बहता हुआ लेके जाओगे, नहीं, ब्लड ज्यादा बह जाएगा तो इनकी डेथ हो सकती है। उस टाइम पे क्या करना चाहिए, हमें इन्हें पीएसटी देना चाहिए। पीएसटी, हेड में चोट लगी है, उस टाइम पे हेड की पीएसटी कैसे दोगे आप, सबसे पहले जहां पे भी चोट लगी है वहां क्या करना है, कैंची की मदद से वहां के हेयर को कट कर देना है, ठीक है, जहां पे भी चोट लगी है। उसके बाद क्या करना है, किसी साफ कपड़े की मदद से इसको इनसाइड आउट साफ करना है, अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है, साफ कर दिया। उसके बाद कोई साफ कपड़ा लेके मोटा सा उसको सर पे रख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, किसी दूसरे साफ कपड़े की मदद से, हम इसको ट्रायंगुलर बैंडेज बोलते हैं। आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह पे आप रुमाल यूज कर लो, गमछा यूज कर लो, दुपट्टा यूज कर लो, कोई भी साफ कपड़ा इसकी जगह पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको क्या करना है, इनको इनके सर में बांध देना है, ठीक है, ऐसे आपने बांध दिया, ठीक है। धीरे धीरे इनका ब्लड अगर बह भी रहा है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और हॉस्पिटल ले जाने के पहले ये आप अप्लाई करके लेके जा सकते हो इनको हॉस्पिटल, ठीक है। हेड इंजरी की पीएसटी क्या होगी, सबसे पहले क्या करना है, रिमूव द हेयर, इफेक्टेड प्लेस जो है उसके हेयर को कट कर देना है। कट करने के बाद क्या करना है, उसको इनसाइड आउट साफ करना है, अंदर से बाहर की तरफ उसको साफ करना है। साफ करने के बाद आपको क्या करना है, उस पे कोई मोटा कपड़ा या पट्टी रख के उसको किसी दूसरे साफ कपड़े की मदद से बांध देना है, ठीक है। हेड इंजरी की पीएसटी यही होगी। अब मान लीजिए इनके हाथ में, पैर में कहीं भी एक्सीडेंट हुआ और इनके शरीर में कोई चीज चुभ गई, ठीक है, कोई लोहा चुभ गया, लकड़ी चुभ गई या कुछ भी चुभ गया, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, मान लीजिए इनके पैर में ये सरिया है या कोई भी लकड़ी का टुकड़ा है, ये चुभ गया, ठीक है, चुभ गया है तो हमें क्या इसे निकालना चाहिए, क्यों नहीं निकालना चाहिए, ब्लड ज्यादा निकलेगा तेजी से, इसको निकालने की कोशिश नहीं करनी है। फिर हमें करना क्या है, इसको ऐसे ही स्टेबल करने की कोशिश करना है, ठीक है। ये हमने, ये किस चीज का शेप है, लगभग डोनट खाया होगा आप लोगों ने, है ना, डोनट साइज का एक पट्टी से ही बना रखा है हमने इसको। आप इसको साफ कपड़े की सहायता से भी बना सकते हो, ठीक है। इसको क्या करना है, ठीक है, इसको इसके अंदर डाल देना है। डोनट आपने बना लिया,
इसको इसके अंदर डाल देना है और क्या करना है, इसके अगल बगल में पट्टियां आपने रख देनी है ताकि ये अच्छे से स्टेबल हो जाए। स्टेबल करने के बाद क्या करना है, इसको बांध देना है। ठीक है, अच्छे से बांध देना है, इसको ऐसे ही लगा रहने देना है। अब कोई सरिया ही ऐसी लगी है जो 20 फीट की है, फिर क्या करोगे आप, 20 फीट की सरिया इनके साथ तो बांध नहीं सकते। ठीक है, उसको क्या करना है, 1-2 फीट दूर से काट देना है। ठीक है, इसको निकालने की कोशिश सिर्फ एक ही कंडीशन में करनी है, जब आपका ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हो, मींस कहीं ऐसी जगह पे कुछ ऐसा चुभ गया है। ठीक है, कुछ ऐसी जगह पे चुभ गया है जो जिसके कारण आपके को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उस टाइम पे इसको निकालने की कोशिश करनी है। बाकी कोई भी कंडीशन हो, इसको निकालने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, ये डोनट बनाने का तरीका एकदम सिंपल सा है। ये उस्ताद आपको डोनट बनाने का तरीका बना के दिखा रहा है। उसने क्या किया, अपने हाथ में जो पट्टी है उसको राउंड किया, उसके बाद क्या किया, उसको चारों तरफ से वैसे ही गोल गोल शेप देके बांध दे रहा है। ठीक है, बना सकते हो आप लोग इसको। इसकी पीएससी क्या होगी, क्या शरीर में कोई चीज चुभने के बाद उसको निकालना है, वायब निकालना है। उसको निकालने की कोशिश कब करनी है, जब सांस लेने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, उस टाइम पे उसे हमें निकालना है। अगर सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हाथ में है, पैर में है, पेट के आसपास है, उसको कभी भी निकालने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, ठीक है। अगली पीएसटी, मान लीजिए किसी के सर में चोट लगी और साथ में उसकी आंख में भी चोट लग गई। ठीक है, आंखों के साथ, आंख बहुत सी सेंसिटिव पार्ट है ना, उसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। कभी भी मान लीजिए इनके सर में चोट लगी जिसके कारण इनकी आंखें बाहर ही निकल आई, उस टाइम पे क्या करोगे आप, आंख ही बाहर निकल आई, उस टाइम पे क्या करोगे। जिस आंख में चोट लगी है, जैसे मेरे राइट आई में चोट लग गई, ठीक है, आपको क्या करना है, कोई पट्टी का साफ कपड़ा, ये पट्टी या साफ कपड़ा लेके दूसरी वाली आंख पे रख के सबसे पहले उसको क्लोज कर देना है। ठीक है, जिस आंख पे चोट लगी है उस पे नहीं, जिस आंख के साथ दूसरी वाली आंख है उस पे रखना है इसको। क्यों, क्योंकि दोनों आंखें हमारे साथ एक साथ रिएक्ट करती हैं, है ना, दोनों आंखें एक साथ खुलती हैं, दोनों आंखें एक साथ बंद होती हैं। दूसरी वाली आंख में तो चोट लग रखी है, लेकिन जो आंख नॉर्मल है वो तो अपना काम करेगी, जिसके कारण वो भी हिलती रहेगी और पेशेंट को दर्द बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, दूसरी वाली आंख को बंद कर देना है। उसके बाद ये आपने देखा होगा पेपर कप, ठीक है, इन पेपर कप को लेना है और इनको एक दूसरे में जोड़ लेना है। जोड़ने का तरीका देखिए, एक पेपर कप को आपने रखा, उसके ऊपर क्या करना, साफ कपड़ा रख दिया आपने, ठीक है, और इसके ऊपर से दूसरा पेपर कप डाल दिया। ठीक है, इसके अंदर, क्योंकि हमारी आंखें हमेशा क्या होती हैं, गीली होती हैं, है ना, उनमें नमी हमेशा बनी रहती है, इसकी भी नमी हमें बना के रखनी है। उसके लिए क्या करोगे आप, कोई कॉटन लिया, कोई छोटा कपड़ा लिया, उसको गीला किया, ठीक है, और इस पेपर कप में डाल दिया। ठीक है, पेपर कप में डाल दिया और जो इनकी, जिस आंख में इनके चोट लगी हुई है उस आंख पे इसको रख देना है। ठीक, और धीरे धीरे इसको बांध देना है। ठीक है, बांधने का तरीका यही होगा। आपको 8 शेप बनाना है, ठीक है, जिसमें 8 बनता है ना, सेम इस तरह से 8 शेप। देखिए 8 शेप जो सर बोल रहे हैं उसको ये बना के दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, मतलब एक बार ऊपर से जाएगा और एक बार नीचे से आएगा, तो लगभग फिगर 8 आपका बन जाएगा। ठीक है, वैसे इस टाइप से बांध देना है जिससे कि ये कम से कम हिले और स्टेबल रहे। ठीक है, और आप इनको इजीली हॉस्पिटल तक लेके जा सको। ठीक है, मैंने आपको किस किस चीज की पीएसटी बताई अभी। सबसे पहला कौन सा बताया, हेड इंजरी, अगर किसी के सर में चोट लग जाए तो। दूसरा मैंने क्या बोला, इंपेल्ड ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा चीज शरीर में चुभ गया है और साथ में शरीर के अंदर ही घुसा हुआ है। ठीक है, तीसरा मैंने क्या बताया, एक्सक्लूडेड आई, आंख में चोट लग जाना और आंखों का बाहर निकल जाना। ठीक है, चोट लगने के बाद आंखें बाहर भी तो आ सकती हैं। ठीक है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, आप लोगों में कोई इनका प्रैक्टिकल करना चाहेगा, जो मैंने समझाया आपको वो आप मुझे समझा दो। गर्ल्स में से एक पेयर आ जाए कोई, 2 लड़के, 2 गर्ल्स और बॉयज में से 2।
आ जाओ, कौन आएगा? विलिंग कौन है? कोई नहीं है विलिंग। बॉयज आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, कोई नहीं है विलिंग। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ। 3 चाहिए, 3। अकेले आना हो तब तो चलो डर लगता है, जब 2-3 है तो फिर क्या डरना। आ जाओ आप, आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ। कोई नहीं बैठ जाओ। एक विक्टिम बन जाओ, ठीक है, और 2 इसका ट्रीटमेंट करना। अभी आपको मान लीजिए सर्विस हो प्रैक्टिस के दौरान है उनके बाल नहीं काट देने, ठीक है। क्या करना है फिर? हेयर को रिमूव किया इफेक्टेड प्लेस का, और क्या करना है? जल्दी ठीक हो जाएगा, उसको मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलेगा। घबराहट भी होगा। हो गया आपका? एक से पहले क्या करना है? बढ़ाना नहीं, ऐसा नहीं बोला काटना पड़ेगा, पहले सांस लो, सांस लेने से क्या होगा? ऑक्सीजन मिलेगा, ब्लड में ऑक्सीजन मिलेगा। पूरा हिल रहा है, हिल रहा है, नहीं हिल रहा है। ये तो बाहर से लगाया हमने, इसलिए निकलेगा, अंदर से पेनिट्रेट हो रखा होगा ना, तो उस टाइम क्या होगा? उस टाइम निकलेगा नहीं, तो दर्द होगा, थोड़ा सा हिलने से भी हो गया। दर्द होगा। छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इनका हो जाएगा। समझ गया ना? आप दूसरे को सिखा दोगे ना, आपके क्लास में सिखा देना। तीनों सीख गया ना अभी, आप सिखा। मंडल, मंडल, बैठो, करने दो। Thank you.
जाओ बेटा बैठ जाओ ऐसे ही। और ऐसे ही जाना है और क्या। चलिए अभी पीएफटी हो गया। पीएफटी समझ में आया आप लोगों को? किस किस चीज का पीएफटी मैंने बताया आपको? क्या क्या अभी तक आप लोगों ने सीखा? सबसे पहले क्या सीखा था आपने? डीसीएच, है ना? उसके बाद आपने क्या सीखा था? किसी चीज पेशेंट को कैरी करने का तरीका, ठीक है। उसके बाद आपने क्या सीखा था? ब्लीडिंग कंट्रोल। ब्लीडिंग कंट्रोल के बाद क्या सीखा आपने? पीएसटी। पीएसटी में क्या सीखा आपने? एक चेयर लगा, ठीक है। आपने क्या देखा? ब्लीडिंग कंट्रोल करने का तरीका। ब्लीडिंग कंट्रोल के बाद आपने क्या देखा? 3 तरीके के और आपको हमने दिखाए, हेड इंजरी, इंट्रूडेड आई और इंपेल्ड ऑब्जेक्ट। अभी एक दूसरा तरीका हो सकता है गिरने के कारण या किसी एक्सीडेंट के कारण किसी शरीर के पार्ट को टूट जाना, ठीक है, जिसे आप फ्रैक्चर बोलते हो, ठीक है। फ्रैक्चर में क्या करना है? अगर किसी पेशेंट किसी बंदे का गिरने के कारण या एक्सीडेंट के कारण हाथ या पैर में कहीं भी फ्रैक्चर हो गया, उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? उसको ज्यादा मूवमेंट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। किसी के हाथ में अगर चोट लग गई है, ठीक है, उस टाइम पे करना क्या है? उसको ज्यादा मूव कराने की कोशिश नहीं करनी, अपने हिसाब से उसको फिक्स करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। हाथ में चोट लगा है और हाथ यहीं से टूट के टेढ़ा हो गया है, ठीक है, हमें कभी भी इसको सीधा करने की कोशिश नहीं करनी है। करना क्या है? नॉर्मल से कोई एक रिजिड चीज लेनी है, ठीक है। ये लकड़ी के टुकड़े हैं, इनको हम स्प्लिंट बोलते हैं, ठीक है। इनकी जगह पे आप स्केल का यूज कर सकते हो, आपकी जो नोटबुक है उसका यूज कर सकते हो, कोई गत्ता है, दफ्ती है, कुछ भी है, उसका आप यूज करके इसको एक फट्टी ऊपर रखना है, एक फट्टी नीचे रखना है, ठीक है, और इसको इसी के साथ बांध देना है, ठीक है। इसको बांध देना है। बांधने के बाद क्या करना है? इनके हाथ में डॉक्टर जैसे फ्रैक्चर होने के बाद प्लास्टर करता है ना, और उसको क्या करता है? फिर गले के साथ बांध देता है ना हाथ को, वैसे किसी कपड़े की मदद से इनकी हाथ को इनके गले में बांध के लटका देना है, ठीक है, और वापस इनको हॉस्पिटल लेके जाना है, ठीक है। जब ये ऐसा रहेगा तो इनको ऐसा नहीं कि ये परमानेंट ट्रीटमेंट है, इससे इनको पेन कम होगा, ठीक है, और इनको लेके जाना है डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर अपनी जो भी कार्रवाई होगा वो करेगा, ठीक है। एक बार दिखा दो, इस तरीके से हाथ को बांध देना है, ठीक है। इसको सीधा करने की कोशिश कभी भी नहीं करनी है। बांधने के बाद क्या करना है? इसको गले में इनके बांध के लटका देना है। चलो इस तरीके से बांधना है और इसको वापस इनके गले में लटका देना है, ठीक है। इस तरीके से बांध के लटका दिया, और एक सपोर्ट देने के लिए आप एक पट्टी और एडिशनल इसके साथ बांध सकते हो, जिससे इसमें मूवमेंट कम से कम हो सके, ठीक है। ये तरीका आपको अपनाना है, चाहे जहां पे भी चोट लगे उस चीज को इमोबिलाइज करने की कोशिश करनी है। कोशिश करनी है कि इसमें मूवमेंट कम से कम हो, ठीक है। बहुत दर्द हो रहा है। अभी आपको बताएंगे सीपीआर। सीपीआर का नाम सुना है आप लोगों ने? किसी ने? सीपीआर क्या होता है? सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है? कार्डियक पाल्मोनरी रेसोसिएशन, ठीक है। सीपीआर दिया किसको जाता है? जिसको हार्ट अटैक आया हो। हार्ट अटैक आने के बाद क्या होता है? हार्ट अटैक को कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं ना। हार्ट अटैक आने के बाद होता क्या है? जिसको हार्ट अटैक आता है उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है। हार्ट का काम क्या होता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को
पंप करना, ठीक है, और वो हमारे शरीर के हर पार्ट में जाता है। जो सुना है ना आप लोगों ने, पैरालिसिस किसी को हो जाता है, वो क्या क्या होता है, उस शरीर के पार्ट में धीरे धीरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, जिसके कारण वो पार्ट काम करना बंद कर देता है। ऐसे ही जब किसी बंदे का हार्ट काम करना बंद करता है तो उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल डेथ। उसका हार्ट काम करना बंद कर दिया है, लेकिन अभी उसका ब्रेन काम कर रहा है। ब्रेन कब तक काम करेगा? वो 4 से 6 मिनट तक काम करेगा, क्योंकि उसमें कुछ तो कुछ ऑक्सीजन होगी। आपके हार्ट ने ब्लड को पंप करना कम कर दिया है, लेकिन कुछ ना कुछ ऑक्सीजन वाला ब्लड आपके मस्तिष्क में होगा, जिसके कारण 4 से 6 मिनट तक आपका ब्रेन काम करता रहेगा। 6 मिनट के बाद धीरे धीरे ब्रेन की सेल्स काम करना बंद कर देंगी, या ब्रेन आपका धीरे धीरे मरने लगेगा। ब्रेन में जो ये कार्रवाई होती है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ हार्ट का काम करना बंद कर देना, बायोलॉजिकल डेथ ब्रेन का धीरे धीरे काम करना बंद कर देना। जो क्लिनिकल डेथ है वो रिवर्सेबल है। रिवर्सेबल मीन्स अगर करेक्ट टाइम पे 4 से 6 मिनट का जो टाइम है, इसको हम बोलते हैं गोल्डन टाइम। इस टाइम के दौरान अगर किसी बंदे को करेक्ट सीपीआर दिया जाए तो वो रिवर्सेबल है, वापस उसको रिवाइव किया जा सकता है। ठीक है, आपको समझ में आया क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ क्या है, दोनों में अंतर क्या है? क्लियर हुआ? क्लिनिकल डेथ क्या है? हार्ट का काम करना बंद कर देना, बी फॉर ब्रेन और बी फॉर बायोलॉजिकल। ब्रेन का काम करना बंद कर देना, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डेथ। और ब्रेन काम करना कब बंद करेगा? जब उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, अभी इनको हार्ट अटैक आया और ये बंदा ट्रेंड एमएफआर है, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। ठीक है, ये बेहोश है कि गिर गए, ये इनको सीपीआर देके रिवाइव कर सकते हैं, बशर्ते इनको सीपीआर कब दिया जाए? 4 से 6 मिनट के अंदर। इस 4 से 6 मिनट को आप क्या बोलेंगे? गोल्डन पीरियड। ठीक है, सीपीआर देने के लिए करना क्या है? सबसे पहले जिस बंदे को हार्ट अटैक आया है उसका रिस्पॉन्स चेक करना है। रिस्पॉन्स करने के लिए क्या करना है? इनको कहीं भी पिंच करके आप इनसे पूछिए जिस भाषा को ये समझते हैं, ठीक है, उनसे उसी भाषा में पूछिए, क्या आप ठीक हैं? आर यू फाइन? इन्होंने इनका 3 बार रिस्पॉन्स चेक किया और ये बोल रहे हैं कि ये अनकॉन्शियस है। ठीक है, इनको सांस इनकी नहीं चल रही है। पल्स चेक किया, पल्स एब्सेंट है। ठीक है, पल्स कहाँ चेक करते हैं? इधर। ठीक है, ये इसको बोलते हैं कैरोटिड पल्स। ठीक है, अपनी अपनी पल्स पे आप चेक करिए, आपको मिलेगा। इसको ही क्यों करते हैं यहाँ? कारण होगा ना कि कैरोटिड पल्स को क्यों, रेडियल को क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि यहाँ पे वो वाली पल्स चेक करते हैं जो हार्ट के सबसे नजदीक हो। ठीक है, इसको चेक किया, ये पल्स इनकी एब्सेंट है। उसके बाद आपको कुछ भी इनका चेक नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है? सीपीआर अप्लाई करना है। सीपीआर अप्लाई करने के लिए आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। पहले तो इनको किसी समतल स्थान पर लेटाना है और आसपास कोई भी चीज इनके चुभने वाली ना हो। जो भी हजार्डस चीज लगे आप उसको हटा दीजिए। उसके बाद क्या करना है? जो इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, शर्ट पहन रखा है तो शर्ट की बटन को खोल दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो आपकी रिब्स होती है ना, रिब्ज पसलियां दोनों साइड में होती हैं, जो लास्ट वाली पसली है उससे क्या करना है? उसको टटोलते हुए बीच में लेके आना है। यहाँ पे एक हड्डी होती है छोटी सी, जिसको बोलते हैं हम जायफाइड प्रोसेस। ठीक है, सबके पास है ना ये छोटी वाली हड्डी, है ना? किसी कोई रूम में तो छोड़ के नहीं है आपकी छोटी वाली हड्डी। चलो, छोटी वाली हड्डी मिल गई। उसके बाद क्या करना है? उसको लोकेट करने के लिए उस पे जो आपका मास्टर हैंड उसकी एक उंगली रख देनी है, मतलब इनको जायफाइड प्रोसेस मिल गया है। उसके बाद क्या करना है? दूसरे हाथ से 2 उंगली उस उंगली के बगल में रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? अपना जो मास्टर हैंड है उसको अपनी जो दूसरी उंगली आपने रखी है उसके बगल में रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? मास्टर हैंड को नीचे रखना है, दूसरे हाथ से सपोर्ट देना है। सीपीआर देने के लिए ये पोजीशन होती है, इस पोजीशन में चाहिए। तीसरा, इनके घुटने जो हैं इनके शरीर के साथ लगे हुए होने चाहिए। फिर इनको 30 बार चेस्ट कंप्रेशन देंगे और 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ देंगे। देने का तरीका काउंटिंग कुछ इस तरीके से करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29 के बाद इन्होंने बोला 1, मतलब एक सर्किल कंप्लीट हो गया। जैसे लिए कोई भी एक साफ कपड़ा आप इनके मुंह पर रखें, इनको माउथ टू माउथ रेस्क्यू ब्रीथ देंगे। ठीक है, हमारे पास एक चीज होता है जिसको बोलते हैं बैरियर डिवाइस। ये है बैरियर डिवाइस, इसमें बीच में लगा हुआ है, मतलब रेस्क्यू ब्रीथ देने के लिए। रेस्क्यू ब्रीथ देते टाइम पे इनकी नाक को
पिंच करके रखना है, दबा के रखना है, ठीक है, वरना आप मुंह से इनको ब्रीथ दोगे और नाक से बाहर निकल जाएगी, अंदर जाएगी ही नहीं, है ना। तो उसके बाद इनको 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ देना है, ठीक है, 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ दिया, उसके बाद इसका दूसरा सर्किल स्टार्ट करना है, किसका, सीपीआर का, वही चेस्ट कंप्रेशन वाला। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि चेस्ट कंप्रेशन कितना होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि इनको आप ऐसे टच करते रहो और उसको सीपीआर माना जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। प्रेस कितना करना है, जो भी इस बंदे की शरीर की मोटाई है लगभग उसका 1/3, ठीक है। अगर इनके शरीर की मोटाई लगभग इधर से 10 इंच है तो लगभग 3 इंच आपको इनको इनके चेस्ट को कंप्रेस करना पड़ेगा, मतलब 1/3 इनके शरीर की टोटल लंबाई, या फिर 3 से 4 इंच, 4 से 6 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और सीपीआर देने की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 80 से लगभग 100 1 मिनट के अंदर। कितने सर्किल देने हैं, जब तक ये रिवाइव ना हो जाए, ठीक है। 4 से 6 मिनट के अंदर आप इनको करेक्ट अगर सीपीआर देते हो तो हार्ट अटैक वाले बंदे को बचाया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। कोई एक आप में से कोई है प्रैक्टिस करने के लिए, सीपीआर को कोई प्रैक्टिस करना चाहेगा? सर, टीचर्स में कोई सीपीआर का प्रैक्टिस करना चाहेगा? आइए सर। ये जो सीपीआर है ना, सबसे बहुत ही वनरेबल है। ये इसलिए क्योंकि जब आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे को भी इस तरह से होता है, जब हम नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। जब हम सीपीआर करते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं, 108 है ना, 108 बोलते हैं ना एम्बुलेंस को, उसको जरूर कॉल करना है, इंफॉर्मेशन देना है, उसको लोकेशन बताना है, क्योंकि आप जब 108 को कॉल करेंगे तो आपसे वो आइडेंटिफिकेशन मांगेगा पूरा, आप कौन है, कहाँ से, क्या बोल रहे हैं, क्या हुआ, ये आपको देना है जवाब। ऐसा नहीं कि आप एम्बुलेंस को कॉल करेंगे और डरना नहीं है कि हमें यदि वो डेथ कर गया तो मुझे जेल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप 108 को कॉल करिए, 10 आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा, आपका नाम क्या है, कहाँ है और कौन से इलाके में है, उसको आपको इन्फॉर्मेशन देगा। और भी सिस्टम है, जैसे इन्होंने बोला था डायफ्राम को यदि आप सांस को अंदर लो तो ये रिब्स की पूरी डायफ्राम नजर आ जाएगी। और एक दूसरा सिस्टम है, आप अंडर आर्म्स को हाथ ऐसे लो और ऐसे निकाल लो, जहाँ तक ये इसका ये पॉइंट आपके अंडर आर्म्स के पास रहेगा, ये आपका क्या होगा, हार्ट लोकेट होगा। हार्ट क्या ना लेफ्ट है ना राइट है, वो क्या है सेंटर पे है, ठीक है, तो आपका लोकेट होगा हार्ट का, कोई लेफ्ट नहीं है, होते ना लेफ्ट में नहीं है, ठीक है। आप चेक करोगे ना तो आपको जैसे आप इधर से लेके आए यहाँ आपका क्लोज हुआ, आपका इधर है नहीं, ठीक है, ये लेफ्ट हार्ट का लोकेशन होता है। हाथ लोग इसके लिए आपको क्या करना है, एल्बो टाइट, शोल्डर का जो आपका ये है ये भी टाइट, कमर का जो साइज है ये पूरी तरह से क्या होनी चाहिए, 45 डिग्री ऊपर बेस पे बेस होना। तभी तो क्या होता है, रिब्स की हड्डियां क्या होता है, जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है रिब्स की हड्डियां क्या होती है, टाइट होती जाती है। फंस गया है, ठीक है। उस टाइम पे हम डॉक्टर के पास भागते हैं, सीधे डॉक्टर के पास जाना है, और ऑब्वियस सी बात है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन उसके पहले आप कोशिश करो कि पीएससी देने से इसकी कंडीशन नॉर्मल हो सकती है, ठीक है। इनके गले में, इस बच्चे के गले में कुछ फंस गया है, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले अगर वो चीज दिखाई दे रहा है तो उसको आपकी जो छोटी वाली उंगली है इसकी सहायता से निकालने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अगर ये फिर भी नहीं निकल रहा है तो इसको क्या करना है, इनके मुंह पर, छोटे बच्चे के मुंह पर ऐसे हाथ रखना है, ठीक है, और इसको पलट लेना है। पलटने के बाद क्या करना है, इसको बैक थ्रस्ट देना है, पीठ पे इसके थपकियां लगानी है, ठीक है। आप ऐसे थपकी दोगे तो इसके पेट में जो भी, गले में जो भी फंस रखा है वो चीज निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद वापस 2-3 थ्रस्ट दिया आपने, फिर इसको चेक किया आपने, ठीक है। अगर ये निकल गया तो आप इसको निकाल दो, ठीक है, वही छोटी वाली उंगली की सहायता से, ठीक है। और उसके बाद अगर ऐसा करने में बैक थ्रस्ट दिया, गले में फंस गया, उसके बाद इसकी पल्स काम करना बंद कर दी, उस टाइम पे क्या करोगे आप, बच्चे को भी सीपीआर दिया जाता है, ठीक है। बच्चे को सीपीआर देने के लिए जो तरीका होता है, बच्चा क्योंकि छोटा है उसकी हड्डियां इतनी मजबूत नहीं होगी कि वो आपका वजन बियर कर पाए, ठीक है, इसकी रीढ़ की हड्डियां टूट जाएंगी। इसको क्या करना है, सेम लोकेट करने का तरीका वही है, ठीक है। लोकेट किया, ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है इसको छोड़ के जो बाकी 2 उंगलियां हैं, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इन दोनों उंगलियों को यूज करते हुए इसको सीपीआर देना है, ठीक है, बच्चे को। इसको सीपीआर देने का तरीका वही है, कितनी बार
कर देना है 30 टाइम। उसके बाद क्या करना है, 2 रेस्क्यू पफ देनी है, क्योंकि बच्चे का फेफड़ा छोटा होता है और आप सांस पूरी भर के दोगे तो इसका फेफड़ा फट जाएगा। इसको छोटे छोटे पफ दिए जाते हैं। करके दिखाओ। जो भी आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देंगे उसमें बैरियर डिवाइस का यूज करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, पफ इसलिए देते हैं क्योंकि छोटा फेफड़ा है। पफ देने का प्रोसीजर क्या है, बच्चा का छोटा माउथ भी होता है, नोज भी, उसको क्या करते हैं नोज और माउथ को कवर करके उसको क्या करते हैं। देखो ये पफ देने का तरीका ये है, उस्ताद बता रहा, दिखाओ। ठीक है, इसको पफ देना है। ठीक है, पफ देने का मतलब छोटी छोटी सांसें देनी है इसको। पूरा अगर आप भर के दोगे इसके फेफड़े का साइज छोटा होता है, ठीक है, जिससे आपके ट्रीटमेंट देने के कारण ही बच्चे को कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, दोनों चीजें समझ में आ गई। इसके गले में कुछ फंस जाए उस टाइम पे हमें घबराना नहीं है। करना क्या है, इसको बैक थ्रस्ट देना है। बैक थ्रस्ट देने से पॉसिबिलिटीज है कि वो जो चीज फंस रखी है इसके गले में वो निकल जाएगी। अगर नहीं निकलता है और ये बच्चा अनकॉन्शियस हो जाता है, फिर आपको क्या करना है, सीपीआर अप्लाई करना है। सीपीआर अप्लाई करने के लिए चाहे जेंट्स हो, एडल्ट हो, चाइल्ड हो, कुछ भी हो, एक ही कंडीशन है कि जो भी जिस बंदे की पल्स चल रही है उसको कभी भी सीपीआर नहीं दिया जाता। जिंदा बंदे को कभी भी सीपीआर नहीं दिया जाता। ठीक है, चलो अब इसको देखा है आप लोगों ने, क्या है ये, फायर एक्सटिंग्विशर। इसको चलाने का तरीका पता है आपको? हाँ, किसको पता है? किसको पता है? सारे हाँ इधर से बोल रहे थे। जिसको चलना है पता है मुझे भी बता दे। आग को जलने के लिए क्या क्या चाहिए? मोस्टली जो भी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करने के लिए होते हैं। ठीक है, इसको चलाने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। 4 वर्ड याद रखने हैं, PASS, पास। ठीक है, सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंदर एक डायल है। यहाँ पे जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर होंगे उनमें सब में ऐसा एक डायल मिलेगा। ठीक है, इस डायल में एक निडल लगी हुई है और इसमें 2 स्पॉट हैं। ठीक है, एक ग्रीन कलर का है और दूसरा रेड कलर का है। ठीक है, अगर ये ग्रीन कलर पे है तो ये फंक्शनल है, अगर ये रेड कलर पे है तो ये फंक्शनल नहीं है, फिर ये बेकार है। आग लगने पे ये काम नहीं करेगा। इसको चलाने का तरीका सिंपल सा है। मैंने क्या बोला था अभी, कौन से वर्ड याद रखने हैं? पास। P फॉर पुल द पिन। इसके अंदर ये एक पिन लगी हुई है। ठीक है, इसको एक ही झटके से खींच के बाहर निकाल देना है। बाहर निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद A फॉर क्या होता है, एम द नोजल। ये इसका नोजल है। इसको एम कहाँ करना है, ऑन द बेस ऑफ फायर। जहां पे भी आग लगी है उसके बेस पे इसको एम करना है। ठीक है, उसके बाद S फॉर क्या होता है, स्क्वीज द हैंडल। ये जो हैंडल लगा हुआ है इसको बार बार प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद S फॉर स्वाइप, साइड बाय साइड, दाहिने से बाएं या बाएं से दाहिने इसको स्वाइप करना है। ठीक है, चलाने का तरीका समझ में आया? क्या है चलाने का तरीका? कीवर्ड क्या मैंने बोला, पास। P फॉर पुल द पिन, A फॉर एम द नोजल। कहां एम करना है, ऑन द बेस ऑफ फायर। S फॉर स्क्वीज द हैंडल और S फॉर स्वाइप, साइड बाय साइड। ठीक है, अभी इसको आप चला लोगे। ठीक है, इससे आप सारे लोग परिचित हो। ये क्या है, डोमेस्टिक सिलेंडर। हमारे दिमाग में एक चीज होती है, हमेशा घबराते रहते हैं कि इसमें अगर आग लग गई तो ये फट जाएगा। आग लगने के बाद इसको हम अनअटेंडेड छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, कभी भी सिलेंडर फटता नहीं है। फटने की इसकी एक कंडीशन है, इसके ऊपर लगा क्या होता है, रेगुलेटर। रेगुलेटर के पास से इसमें आग लग गई। ठीक है, गैस लीक हुई और आग लग गई। ठीक है, ये तब फटेगा जबकि ये किसी दीवार के पास रखा हुआ है। इससे जो लपट निकल रही है, आग निकल रही है, वो वापस इसके ऊपर आ रही है। ठीक है, इसकी लपट इसके ऊपर वापस आ रही है और वो ऐसा होते होते लगभग 40 मिनट हो गया है, तब ये फटेगा। और उसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं है जिसके कारण ये फट जाए। ठीक है, आग लगने के बाद इसको क्या करना है, ये सिलेंडर आपको किसी भी चीज से धक्का मार के
गिरा देना है। ठीक है, गिराने के बाद इस सिलेंडर में इस साइड में देखो आप, ये हुक है, ये छेद पर लगे हुए हैं। ये किस लिए है? इसके अंदर आप किसी भी हुक को आसानी से फंसा के इसको घर से बाहर खींच देना है। ठीक है, बाहर खींच देना है। उसके बाद इसको फिर क्या करना है, घर के बाहर ले जाके इसको बुझाने की कोशिश करनी है। बुझाने का तरीका सिंपल सा है, कोई एक ब्लैंकेट लेना है। ठीक है, इसको गीला करना है। गीला करने के बाद क्या करना है, इसको सबसे पहले इसके जहां पे आग लगी हुई है, अपने आप को भी सेफ रखना है आग को बुझाने के टाइम पे, है ना। सबसे पहले आपका फेस है ऊपर, तो इसको पहले ऊपर से कवर करना है। ठीक है, ऊपर से कवर किया और तेजी में राउंड अप कर दिया इसको। ठीक है, क्या कर दिया आपने, ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर दिया। और मैंने पहले ही बोला था कि आग को जलने के लिए 3 चीजें चाहिए। 3 में कोई एक चीज नहीं होते हैं कि मैक्सिमम टाइम पे जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह हैं या घरों में ही लोग बोलते हैं कि सिलेंडर को हमेशा घर के बाहर रखा जाए। किस लिए बाहर रखा जाए? ताकि किसी भी कारण से अगर इसमें आग लग जाए, इसको बाहर निकालना आसान हो। नोट कर रहा है। और ये 30 जो लिखा हुआ है, ये 30 2030 तक इस सिलेंडर को यूज किया जा सकता है। ठीक है, उसका मतलब ये होता है, इस कोड का मतलब कभी भी सिलेंडर की डिलीवरी लेते टाइम पे इस कोड को पक्का ध्यान देना है। ठीक है, अगर वो 2025 में एक्सपायर हो रहा है सेकेंड क्वार्टरली में, तो आपको वो सिलेंडर नहीं लेना है। ठीक है, उसके अलावा सिलेंडर में आग लगने का एक और कॉमन सा कारण होता है, इसको जैसे आप निकालते हैं, इसके अंदर एक काले कलर का वाइसर होता है जिसको हम ओ रिंग बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी वो जब हम सिलेंडर वाले से डिलीवरी लेते हैं तो वो ओ रिंग लगी नहीं हुई होती है, ये तो लगा रहता है लेकिन वो ओ रिंग नहीं होती, जिसके कारण इस पे रेगुलेटर लगाने के साथ साथ ही गैस लीक होने लगती है। ठीक है, अगर आपको ऐसी कंडीशन लगती है तो अपनी तरफ से इंजीनियर बनने की कोशिश नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि आप ओ रिंग ला के खुद में घर में लगाएं, इसको ले जाना है वापस दुकान पे, जहां से लिया है वो आपको लगा के देगा या सिलेंडर चेंज करके देगा। ठीक है, समझ में आई बात? इसको आग बुझाने का तरीका जो मैंने बताया वो क्या बताया था, इसकी ब्लैंकेटिंग करनी है। ब्लैंकेटिंग के लिए मैंने कैसे बताया था, कोई करके दिखाएगा मुझे ब्लैंकेटिंग? ब्लैंकेटिंग कोई करके दिखाएगा? आ जाओ आप, आ जाओ। अरे जलोगे नहीं, सिलेंडर जल नहीं रहा है। सबसे पहले ऊपर से डालना है। ठीक है, तेजी से घुमाना है उसको दोनों साइड। चलो, सबसे पहले ऊपर से डालना है इसको। पहले अपने फेस को सुरक्षित करना है। ठीक है, पहले ऊपर से डालना है। ठीक है, नहीं तो साइड से डालना ना, आग आपके फेस के ऊपर आएगी। ऊपर से डालना है जिसके कारण आपके फेस पे आग नहीं आएगी। उसके बाद इसको लपेट लेना है। ठीक है, समझ में आया ये ब्लैंकेटिंग का तरीका? सिलेंडर में ये जो कोड होते हैं इनका मतलब समझ में आया? हमेशा डिलीवरी लेते टाइम पे आपको क्या ध्यान देना है, ये वाला कोड। ठीक है, अगर ये 25 के आसपास का है तो आपने उसको नहीं लेना है, इस कोड पे हमेशा ध्यान देना है। ठीक है, जब तक ये मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने 2030 तक ये सिलेंडर ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद ये फटता है तवा, तब फटने के चांसेस ज्यादा होंगे इसके, उसके पहले तक इसमें कुछ भी नहीं होगा। चलो, आसाम का जो एरिया है वो काफी फ्लड प्रोन एरिया है ना, यहाँ पे बार बार बाढ़ आती रहती है। ठीक है, ऐसे इस कंडीशन में हमारे पास कुछ ऐसे रेस्क्यू इक्विपमेंट होने चाहिए जो कि बाढ़ आने पर हमारी मदद कर सके। ठीक है, उनकी सहायता से हम अपने आप को पानी में भी सुरक्षित रख सकें। इस चीज को आप जानते हो क्या है ये? दिस इज कॉल्ड लाइफ जैकेट। ये अगर इसको आपने पहन रखा है और आप पानी के अंदर हैं, ठीक है, तो लगभग 72 घंटे तक ये आपको पानी में बचा के रख सकती है। आप इसकी सहायता से लगभग 72 घंटे सरवाइव कर सकते हो पानी में। ठीक है, इसको पहनने का तरीका सबको पता है, फिर भी एक बार हम दिखा दे रहे हैं। इसको पहनने का नॉर्मल सा तरीका है। ठीक है, जैकेट की तरीके से इसको आपने पहन लिया और टाइटली बांध लिया। ठीक है, उसके बाद अगर आप पानी में हैं तो आप नहीं डूबोगे। बांध के इसको अच्छे से टाइट कर लिया। दूसरा क्या है, इसका अल्टरनेट, अगर आपके पास वो लाइफ जैकेट नहीं है, उसके अंदर क्या भरा होता है, थर्माकोल। थर्माकोल हो आपके पास, उसके बाद उसके ऊपर कवर लगा लो।
तो इम्प्रोवाइज लाइफ जैकेट बन जाएगा। ये एक इम्प्रोवाइज लाइफ जैकेट है जिसके अंदर थर्माकोल भरा हुआ है, ठीक है। इसको इसके ऊपर बोरी लगा दी है हमने, ठीक है। इसका काम भी वही है, लगभग ये आपको 70-72 घंटे पानी में सुरक्षित रखेगा, आपको डूबने नहीं देगा। इसको कैरी करने का तरीका सिंपल सा है, इसको गले में पहनना है। हेलो, इसको ऐसे ही लूज नहीं छोड़ना, इसके बाद इसको दोनों साइड से टाइटली बांध देना है। उसके बाद ये पानी में रहेंगे तब भी ये डूबेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, इसकी मदद से आप थोड़ा बहुत हाथ पैर मारते रहेंगे। अगर आप पानी में ही बह गए, हाथ पैर मारते रहेंगे, इसको आपने पहन रखा है तो किनारे आप लग जाएंगे, डूबेंगे नहीं, ठीक है। दूसरा, ये क्या है, एक बोतल राफ्ट है, ठीक है। इसकी सहायता से भी आप एक स्विमिंग एड, फ्लोटिंग एड, स्विमिंग एड कहना गलत होगा, फ्लोटिंग एड बना सकते हैं। जो पानी की बोतल होती है, नॉर्मल 1 लीटर वाली बोतल लगभग 6 किलो वेट को बियर कर सकती है पानी में, ठीक है। पानी के अंदर वेट हल्का लगता है ना, तो 6 किलो का वेट एक खाली बोतल पानी वाली जो 1 लीटर की होती है वो लगभग बियर कर सकती है। उस हिसाब से जितना आपका वेट है उतनी बोतल को जोड़ लेना है। इस बोतल को जोड़ते टाइम में इनमें छेद नहीं किया गया है, ठीक है। इनको नॉर्मली रस्सी की सहायता से एक दूसरे से बांधा गया है। इनको क्या करना है, ऐसे ही बांध लेना है और अपने शरीर पे इनको बांध लेना है। बांधने के लिए सिंपल सा तरीका है, ठीक है। इनको जोड़ लिया और बांध लिया। एक बात ध्यान देने वाली है, इसमें जो इसका ढक्कन वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, हमेशा नीचे की तरफ होगा, ठीक है। इसको लगा के आप पानी में काफी दूर तक, काफी दिन तक सरवाइव कर सकते हैं, ये आपको डूबने नहीं देगा, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आप हाथ पैर चलाएंगे तो कहीं ना कहीं किनारे लग जाएंगे, ठीक है। ये नॉर्मल घर में जो हमारे फुटबॉल होते हैं खेलने के लिए, उनसे बनाया हुआ एक राफ्ट है, ठीक है। 2 फुटबॉल को एक बोरी में डाल के बांध दिया गया है। इसको कैरी करने का तरीका सिंपल है, इसको अपने दोनों बगल में दबा लेना है, ये आपको पानी में डूबने नहीं देगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसको कैरी किया जाता है, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास अगर घर में जरकेन है, ठीक है, इनको इस तरीके से जोड़ के, इस तरीके से आपने जोड़ लिया, ठीक है। और इनको भी कैरी करने का तरीका सिंपल है, दोनों साइड में इनको दबा लिया। ये जरकिन खाली है, बशर्ते इनमें छेद ना हो, वरना पानी भरने के कारण आप डूब जाएंगे, ठीक है। ये डूबेगा, उसके बाद आप भी डूब जाओगे, ठीक है। इसको इस तरीके से आप कैरी करके अपने आप को बचा सकते हो। इनके अलावा आप जो घर में पतीला है या कोई भी खाली बर्तन है, उसके मुंह को किसी पॉलीथीन से बांध दिया जाए और उसके अलावा उनको जोड़ लिया जाए, उससे फिर राफ्ट बनाया जा सकता है। इसके अलावा बम्बू से आप बना सकते हो, केले के पेड़ से बना सकते हो, कई सारी चीजें हैं जिनसे आप बना सकते हो। ये तो पहचानते होगे, क्या है ये, क्या है ये, इसको बोलते हैं लाइफ बॉय, ठीक है। ये क्या करता है, ये रेस्क्यू फोर्सेस के पास होता है, ठीक है। इससे मैक्सिमम पानी में डूब रहे व्यक्ति को बचाने के लिए ये हम उसके पास फेंकते हैं रस्सी में बांध के। इसकी सहायता से आप स्विमिंग भी कर सकते हो, ठीक है। पानी में आप इसको पकड़ के रखेंगे तब आप डूबोगे नहीं। इसको हमेशा जब भी ये आपकी तरफ फेंका जाए, ठीक है, अगर ऐसे फेंका गया है तो इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। इसका कोई भी कोना है, इवन इसकी आप रस्सी भी पकड़ लेते हो, ठीक है, रस्सी भी पकड़ लिया आपने तब भी आपको डूबने नहीं देना है। इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, वरना ये वापस आके सर पे लगता है, ठीक है। जब भी आपकी तरफ फेंका जाए क्या करना है, बस इसको नॉर्मली इधर से पकड़ लिया, इतना भी पकड़ लिया आपको डूबने नहीं देगा ये। या फिर इसकी आपने रस्सी भी पकड़ लिया फिर भी ये आपको डूबने नहीं देगा, ठीक है। इसके अलावा इससे तो आप परिचित ही हो, टायर की ट्यूब है, इसके अंदर हवा भर के पानी में इसको डाल के इसके ऊपर आप बैठ के काफी दूर तक घूमा होगा आप लोगों ने, नहीं, इसके बारे में तो आपको पता ही है। ओके, इसके बाद एक चीज और होता है, स्नेक बाइट, है ना। आप लोगों ने मूवियों में देखा होगा, अगर किसी को सांप काट लेता है तो उस टाइम पे क्या करते हैं, चीरा लगाते हैं, है ना। दूसरा, मुंह से जहां पे सांप ने काट रखा है वहां से उसका ब्लड निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब जहर निकालने की कोशिश करते हैं। वो सारी चीजें नहीं करनी है, वो मूवी में ही अच्छा लगता है, रियल लाइफ में वो प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, जहां पे भी सांप ने काट रखा है उसको साबुन पानी की मदद से धोना है, ठीक है। काफी देर तक, मतलब 1-2 मिनट तक उसको धोना है, उसके बाद सीधे डॉक्टर के पास लेके जाना है। और एक बात,
कभी भी झाड़ फूक वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा डॉक्टर के पास जाए, उनका एटीट्यूड होता है और डॉक्टर आपको टाइमली पहुंचने के साथ साथ बचा लेंगे। रास्ते में ले जाने के टाइम पे बंदे को कोशिश करना है कि उसकी आंखें खुली रहें, वो कॉन्शियस रहे, उसको सांत्वना देते रहना है, मोरल उसका बूस्ट करते रहना है कि डॉक्टर के पास चल रहे हैं, आप लगभग ठीक हो जाएगा, ठीक है, उसको सांत्वना देना है। इसके अलावा एक और चीज होती है लाइटनिंग एंड थंडरिंग। ये क्या होता है? बिजली चमकना। बिजली चमकने के टाइम पे हमें कहीं भी है, आप खेल रहे हैं, मार्केट में है, कहीं भी है, जोर से बिजली कड़कती है, ठीक है, उस टाइम पे क्या करना है? कभी भी खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे, ठीक है, या जो भी चीज लाइटिंग कंडक्टर हो सकती है उसके नीचे नहीं रहना है। कोशिश क्या करना है? कहाँ पे जाना है? किसी छत के नीचे जाना है, ठीक है, छतों के नीचे, छत के नीचे जाना है, वहां पे शेल्टर लेना है और तब तक वहां पर बने रहना है जब तक कि लाइटनिंग और थंडरिंग हो रही है। कभी भी किसी पेड़ के नीचे जाने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है, ठीक है ना। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐप चला रखे हैं, ठीक है, जो कि रियल टाइम जो भी डिजास्टर होते हैं उनकी जानकारी उस पर मिल जाती है, जैसे सचेत, भूकंप, दामिनी, ये सब ऐप हैं जिन पे कि आपको रियल टाइम जो भी डिजास्टर है, इवन मौसम के बारे में जो जानकारी है वो भी सारी चीजें दिखती रहती है। जो गवर्नमेंट अलर्ट जारी करती है कि येलो अलर्ट है भूकंप, इसका, थंडरिंग का, लाइटनिंग का, ठीक है, तो उन सब चीजों के बारे में इन ऐप पे जानकारी मिलती रहती है। इसके अलावा समुद्र में काम करने वाले मछुआरों के लिए भी चला रखी है एक सागरवाणी करके ऐप, ठीक है। इन सब के बारे में मतलब जो भी वहां पे भूकंप से रिलेटेड, भूकंप का तो अंदाजा नहीं लगा सकते हम, बाकी लाइटनिंग, थंडरिंग, मौसम का, बारिश का, इन सब चीजों का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक भूकंप ऐप भी है। भूकंप ऐप में क्या होता है? जहां पे भी भूकंप आया रहता है वो विद इन मिनट उस पर अपडेट हो जाता है। उससे क्या होगा कि भूकंप के बाद क्या आते हैं? आफ्टर शॉक, है ना। और भूकंप के झटके कभी कभी ऐसे बिल्कुल छोटे से होते हैं कि हमें पता नहीं चलता, और कभी कभी देर तक भूकंप होता है तो हमें पता चलता है। छोटे वाले झटके पता नहीं चलते, तो वो आप ऐप में अगर आपके आता है कि इस टाइम का भूकंप यहाँ पे आया हुआ है और आप उस इफेक्टेड एरिया में हैं, तो आपको चाहिए कि आफ्टर शॉक के लिए तैयार रहें। और जो हमने बताया है आपको भूकंप से बचने के लिए क्या तरीके बताए थे? डीसी और एच, ड्रॉप, कवर और होल्ड, है ना, उन चीजों का पालन करना है। अभी तक जो हमने बताया, अगर किसी में उसमें किसी को कोई कुछ पूछना हो, किसी को कोई कुछ पूछना है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई? सीपीआर, ब्लीडिंग कंट्रोल, फ्रैक्चर, इन सब के बारे में आपको बताया, डीसीएच, स्ट्रेचर बनाना, है ना, सारी चीजें क्लियर है आप लोगों की? या क्लियर है या तो नहीं क्लियर है, यही दो वर्ड आता है। या आप समझ नहीं पाए या पूरा समझ गए, बता दो इसमें। समझ गए? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है। ये प्रोग्राम यही लगभग खत्म होता है। आज विभिन्न प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से सचेत और अवगत कराने वाले हमारे आज के मेहमान अतिथि एनडीआरएफ की टीम, मेरे विद्वान शिक्षक साथी एवं अति प्रिय बच्चों, आप ने देखा कि आपदाएं जो होती हैं कुछ हमें अवगत करके, सूचित करके नहीं आती हैं। ये प्रकृति प्रदत्त होती हैं, प्रकृति निर्मित होती हैं। लेकिन आपदा के आने के बाद जब किसी प्रकार की बड़ी आपदाएं आ जाती हैं, जैसे सर लोग ने करके दिखाया, हमारे हाथ में क्या है जिसको हम क्या करना है, क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, ये जानना बहुत बड़ी चीज होती है। आपने देखा सबसे ज़्यादा, और आज मैं तो जानता था कि ये गुवाहाटी का आसपास का इलाका जो है भूकंप जोन में आता है, लेकिन सर ने बताया कि ये 5th भूकंप जोन में आता है। 5th होता है वो कभी भी, मतलब चलते चलते वो तेज भी हो सकता है। मैं कोकराझार को जानता था, वहाँ हमारे मित्र हैं, कोकराझार भूकंप जोन में आता है और तगड़ा भूकंप वहाँ पर आता है ये सब। लेकिन ये मोरी गांव का
इलाका भी भूकंप जोन में इतना तीव्र जोन में था, मुझे उस तरह पता नहीं था, इसलिए बहुत शांति से देख रहा था और सर को सुन रहा था। हमें जानना जरूरी है, अगर किसी प्रकार की कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है तो यदि हमारे कारण, हमारी जानकारी से किसी का जीवन बच जाता है, किसी की संपत्ति बच जाती है, जान माल का नुकसान कम हो, तो शायद हमारा मानव जन्म सफल हो जाता है। सबसे पहले इन सारी चीज़ों को बताने के लिए मैं तहे दिल से सर आप सभी का दिल की अतल गहराइयों से मतलब आप लोग के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आप आए और हमें, हमारे बच्चों को, हमारे स्टाफ और स्कूल को सर आप लोगों ने अपनी जानकारी से शुद्ध हिंदी में कहूँ तो धन्य धन्य कर दिया। और आपकी जानकारी के लिए आप सबके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आपने देखा कि एक सर थे यहाँ पर, अभी देख रहा हूँ मैं, कि लगभग वो 1.5 घंटा माइक लेकर खड़े रह गए और सिर्फ खड़े नहीं रहे, ट्रेंड भी कर रहे थे, क्या करना है क्या नहीं करना है वो बता भी रहे थे। हम 40 मिनट का एक क्लास लेते हैं और जब पढ़ाते हैं तो हम थक जाते हैं, तो हमें कभी एक आध पीरियड गैप मिल जाता है, लेकिन 1.5 घंटा खड़े होकर बताना और सिर्फ वो फालतू की बातें नहीं करना, नॉलेजेबल बातें करना, विषय पर बातें करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक बार सर के लिए भी जोरदार तालियां, जो अभी सर बता रहे थे। इसी क्रम में जो भी उनके कमेटी के जिनको बार बार उठाया जा रहा था, सुलाया जा रहा था, मैं तो देखा एक सर को बार बार ही सुलाया जा रहा था तो उन्हें भी धन्यवाद। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा इतनी अमूल्य जानकारी के लिए हमारे विद्यालय के प्राचार्य सर को, कि सुबह ही उन्होंने हमें सूचित कर दिया था। हम भी एक्साइटेड थे कि आखिर क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा जाने देखें। सर के प्रति भी हार्दिक धन्यवाद। हमारे जितने शिक्षक साथी हैं उन लोगों ने भी बहुत ही धैर्यता से कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका भी योगदान रहा। और सबसे बड़ा योगदान रहा जो बच्चे बैठे रहे, उनके लिए तो मैं धन्यवाद कहूँगा ही। एक बार जोरदार तालियां उन बच्चों के लिए होना चाहिए जो यहाँ पर आकर परफॉर्म किए। बहुत कम लड़के लड़कियों ने हमें जोर से नाम लेकर भी बुलाना पड़ा तब आए, लेकिन इतने पर भी आए, ये बहुत बड़ी बात होती है। कहानी कहाँ से शुरू होती है ये मायने नहीं रखता है, कहानी हमें किस ओर ले जाती है ये मायने रखता है, हम उस कहानी से क्या सीखते हैं। तो उनका भी धन्यवाद। और अंत में हमारे सर्वे सर्वा जिनके होने से हमें, यानी हमारे नवोदय परिवार के, नवोदय विद्यालय के बगिया के खूबसूरत पुष्प वृक्ष, हमारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कार्यक्रम का औपचारिक समापन की घोषणा करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद।